शुरू करते हैं आज का क्लास, है ना। फिर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। 8 बजे से ये क्लास था, अभी हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करें। तो प्लीज आज सब लोग ना पहले म्यूट कर लेंगे, ठीक है। और अभी जो है क्लास में कैसे कैसे हम लोग करेंगे, पहले हम क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर उसके साथ ही डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो एक बार पहले मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, प्लीज डू लेट मी नो कि स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं। स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। तो अब सब लोग प्लीज म्यूट कर लेंगे, क्योंकि बीच में फिर कुछ हो जाता है। तो अभी डिस्कस करेंगे पूजा, पहले ये कर लेते हैं, हम लोग क्लास करते हैं ना। तो इकोनॉमिक सर्वे में हम लोग जो है वो देखेंगे कि कैसे बिहार गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और बिहार गवर्नमेंट के कौन से फ्लैगशिप थिंग्स हैं, स्कीम्स हैं बेसिकली, जो बिहार गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करना चाहती है और या पिछले साल उसने किया हुआ है, ठीक है। क्लियर है? तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक सर्वे से। मोस्ट प्रोबेबली इस इकोनॉमिक सर्वे को हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है वो कुल मिला के 14 चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर, और सारे चैप्टर्स जो है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते चलेंगे कि इस इकोनॉमिक सर्वे के जो पर्टिकुलर स्कीम्स हैं उसको हम लोग कैसे जो है वो अपने आंसर्स में, ठीक है, इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे हम लोग अपने आंसर में उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को दिख रहा है ना क्लियरली जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर। ठीक है। यस सर। तो अब देखिए, बिल्कुल। तो अब देखिए, जो इकोनॉमिक सर्वे है, सबसे पहले ये जानते हैं कि वाई इकोनॉमिक सर्वे। पहले हमारा कंपोनेंट जो है वो वैसा ही चलेगा कि पहले हम लोग थोड़ा सा जो है वो डिस्कस कर लेंगे कि क्या है ये, कैसे है ना। उसके बाद हम लोग बेसिक प्रोविजंस पे आएंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो क्यों लाया जाता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे किसी भी स्टेट के, स्टेट्स है ना, किसको रिप्रेजेंट करता है बताइए? तो एनुअल रिपोर्ट कार्ड है ये बेसिकली, ठीक है। किसी भी स्टेट का ये क्या है? तो एनुअल रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड मतलब कि इसमें हम लोग क्या सब देखते हैं कि पास्ट ईयर में, पिछले साल में, किसी भी स्टेट का जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस था, ठीक है, किसी भी स्टेट का जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस था वो कितना डिसेंट था, या और क्या करने की जरूरत है, इसमें हम लोग ये देखते हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे हमें इस क्या करता है, तो जो अपकमिंग बजट है, जो हमारा नेक्स्ट ईयर का बजट होगा, जैसे जो उस दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे बजट के प्रोविजंस, तो उस बजट में क्या स्पेसिफिक थिंग्स और करने की आवश्यकता है, ये भी जो है वो हमें क्या करता है, तो मदद करता है, ठीक है। तो हम लोग आज बिहार का इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और आपको पता है कि जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है वो सबसे पहले 2006-07 में जो है वो प्रेजेंट किया गया था, है ना। और किसने प्रेजेंट किया था? तो माननीय, ठीक है, सुशील मोदी जी थे उस टाइम, है ना। उन्होंने जो है वो, है ना, इकोनॉमिक सर्वे जो है वो प्रेजेंट किया था। इसके बाद से हर एक ईयर, एवरी ईयर जो है ना, इसको इकोनॉमिक सर्वे को बजट से 1 या 2 दिन पहले जनरली जो है वो क्या किया जाता है, तो प्रेजेंट किया जाता है। यदि हम लोग बिहार गवर्नमेंट का बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे कौन बनाता है? तो इकोनॉमिक सर्वे बिहार गवर्नमेंट में बनाती है कौन? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, है ना। गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो है बनाती है। इस बार का इकोनॉमिक सर्वे किसने प्रेजेंट किया? तो श्री, कौन है बताइए ना अभी प्रेजेंट? विजेंद्र, ठीक है, आप लोग म्यूट कर लीजिए, ठीक है, विजेंद्र प्रसाद यादव, है ना, ठीक है। उन्होंने जो है वो क्या किया है, तो इस बार के इकोनॉमिक सर्वे को जो है वो प्रेजेंट किया है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स और आप लोग ध्यान रख सकते हैं, या जिन जिन लोगों का इंटरव्यू है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। मेंस में तो ये सब चीज नहीं पूछेगा। जो इसमें सबसे पहले इसका जो है वो क्या किया जाता है, तो इसमें डेटा सोर्सिंग किया जाता है, ठीक है। डेटा जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट से हमने हमें क्या करते हैं, तो हम लोग डेटा को एक तरह से हम लोग ये करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं या कलेक्ट करते हैं। और दूसरा, इस इकोनॉमिक सर्वे को करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के पास जो रिक्वायर्ड एक तरह से एक्सपर्टीज चाहिए वो है नहीं। तो हम लोग इसमें टेक्निकल सपोर्ट लेते हैं। किसका सपोर्ट लेते हैं? तो हम लोग इसमें टेक्निकल सपोर्ट लेते हैं। और हम लोग इसमें टेक्निकल सपोर्ट लेते हैं सबसे पहले एडीआरआई का। ये एडीआरआई है एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एशियन डेवलपमेंट, ठीक है, रिसर्च, है ना, रिसर्च इंस्टीट्यूट, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका लेते हैं हम लोग हेल्प। और दूसरा, इसमें हम लोग टेक्निकल सपोर्ट लेते हैं सीई डबल पी एफ, हाँ। ये क्या है? तो ये है सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस, ये दो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बिहार गवर्नमेंट को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है
कि क्या बनाया जाए, तो इकोनॉमिक सर्वे को जो है वो कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ फैक्ट्स जो है वो आपको इकोनॉमिक सर्वे के बारे में ध्यान रखना है। और इससे हमें क्या मिलता है, आउटकम क्या है। तो दो आउटकम तो पहले ही हम लोग देख लिए कि पास्ट ईयर का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है ये बेसिकली, और दूसरा अपकमिंग यूनियन बजट में क्या प्रोविजंस होना चाहिए इसके बारे में हमें पता चलता है। साथ ही साथ कुछ है क्या, साथ ही साथ हमें ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, साथ ही साथ ये इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट है वो ट्रांसपेरेंट है एंड क्या है, तो अकाउंटेबल है। एम आई क्लियर, क्लियर है ना, कोई एक आदमी बताइए, क्लियर है। यस सर। यस सर। हाँ, ठीक है। तो साथ ही साथ हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट जो है उसकी स्पेंडिंग्स जो है वो ट्रांसपेरेंटली स्पेंडिंग्स हो रही हैं कि नहीं, और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी जो है वो एक तरह से फिक्स की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ फैक्ट्स जो है वो, या फिर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं इस बार के कोर इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर, कि इस बार कोर इकोनॉमिक सर्वे में जो है वो क्या सब किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो इस बार का इकोनॉमिक सर्वे है, उस इकोनॉमिक सर्वे को, है ना, 14 अलग अलग चैप्टर्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। कितने चैप्टर्स हैं, 14, 14 चैप्टर्स में है। ठीक है, और इसमें कुल 606 पेजेस हैं लगभग। ठीक है, कुल मिला के 606 पेजेस हैं। तो अब जो हमारा क्लास होने वाला है आज का इकोनॉमिक सर्वे का, इसके अलावा आपको इकोनॉमिक सर्वे कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये क्लास एक होलिस्टिक क्लास हम लोग करेंगे, इसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे में टन्स ऑफ फैक्ट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ जो है वो डेटा है, लेकिन उतना हमें नहीं पढ़ना है। जो हम ये अपने आंसर्स में इंटीग्रेट कर सकें मेंस के आंसर्स में, सिर्फ हम वही देखेंगे। कौन कौन से इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम वो देखेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा आपको और कुछ भी जो है वो कहीं से भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसी क्लास को आप लोग बार बार देखेंगे, रिकॉर्डेड क्लास को, और इसका जो है वो आप लोग अपना हैंड रिटेन नोट्स बना लेंगे। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे एक ऐसा चीज है कि यदि आपको नोट्स पीडीएफ में दिया जाएगा, लेकिन आप उसको देख के सिर्फ याद रखने का प्रयास करेंगे तो शायद आपको नहीं याद रहेगा। यदि आप इसको लिख लेंगे खुद से तो फिर आपको वो याद हो जाएगा, एक बार या दो बार में तो याद हो ही जाता है वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो पहला कुछ कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट चीज पहले डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे का। सबसे पहला है डेमोग्राफिक्स। ठीक है, डेमोग्राफिक्स जो है वो बिहार में कैसे कैसे चल रहा है। तो जो सबसे पहले कुछ हम लोग डेमोग्राफिक का क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। पॉपुलेशन अभी इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है कि लगभग 12.86 करोड़ जो है वो पॉपुलेशन है बिहार का, जो कि 2011 में कितना था आप लोगों को पता है। 2011 की सेंसस के अनुसार 10.4 करोड़ था, है ना। पहला तो ये डेमोग्राफिक आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ग्रोथ कितना हुआ है पॉपुलेशन का। ठीक है, तो ग्रोथ जो है वो 2011 से लेकर, ठीक है, 2024 तक का डेटा यदि देखें तो लगभग 23.5% का जो है वो ग्रोथ है ये। ठीक है, ग्रोथ रेट नहीं बोल रहे हम बोल रहे हैं ग्रोथ, कि मतलब 10 करोड़ 40 लाख से 12 करोड़ 86 लाख में कितना ग्रोथ हुआ है, तो 23.5% का ग्रोथ हुआ है। हमारा पोजीशन क्या है पूरे कंट्री में, तो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन हम लोग कौन से पोजीशन पे आते हैं, तो हमारा पोजीशन जो है वो थर्ड है। कौन कौन से हमारे स्टेट्स हमसे ऊपर है, कुछ कुछ चीज ये भी ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश हमसे ऊपर है, महाराष्ट्र हमसे ऊपर है ना, और हम लोग जो है वो कौन से स्थान पर आते हैं, तो थर्ड पोजीशन पर आते हैं। उसके बाद जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, वो कितना है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी प्रेजेंट इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि 1366, 1366, ठीक है, प्रति स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी। जबकि 2011 में ये पॉपुलेशन डेंसिटी कितना था आपको पता है, 1106 था, है ना, 1106 था। और जो हमारा सेक्स रेशियो या लिंग अनुपात जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो लिंग अनुपात कितना हो गया है, तो 925 हो गया है प्रति 1000 पुरुष। जबकि 2011 के ही हम फिर से बात कर लें तो उस समय ये कितना था आप लोग को पता है, तो ये 918 था। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है, कितना ग्रोथ रेट जो है वो देखा गया है। ग्रोथ रेट कितना है, तो लगभग 25.1% का ग्रोथ रेट जो है वो देखा गया है। नेशनल एवरेज याद रखना है, नेशनल एवरेज ग्रोथ रेट कितना है, तो 17.6% का जो है वो नेशनल एवरेज है ग्रोथ रेट का। ठीक है, तो ये कुछ कुछ जो है वो डेमोग्राफिक डेटा इकोनॉमिक सर्वे को हमें और अच्छे से समझने में क्या करेगा, तो हमें मदद करेगा। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े। तो अब हम लोग सबसे पहला चैप्टर 1 देखते हैं कि चैप्टर 1 में क्या सब दिया हुआ है। ठीक है, चैप्टर 1 जो है वो बेसिकली बिहार की इकोनॉमिक कंडीशन है, बिहार की अर्थव्यवस्था। ठीक है, नाम ही है उसका, बिहार की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ बिहार। ठीक है,
तो इसमें क्या सब है उसके बारे में पहले जो है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या कहा गया है, जो कि कीवर्ड है आपके लिए, वो क्या है कि बिहार इज पासिंग थ्रू अ फेज ऑफ इकोनॉमिक सर्ज। ठीक है, बिहार जो है वो एक जबरदस्त आर्थिक उछाल के पीरियड से, है ना, समय अंतराल से जो है वो क्या कर रहा है, तो गुजर रहा है। और इसमें निरंतर मतलब कॉन्टिन्यूअस जो है वो क्या देखने को मिल रहा है, बताइए ना, डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। कैसे डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, तो हम लोग डेटा फैक्ट्स देखेंगे तो अपने आप वो जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो किसी भी स्टेट का इकोनॉमिक सर्ज हुआ या नहीं हुआ, उसको दिखाने का सबसे अच्छा जो कीवर्ड है या सबसे अच्छा पैरामीटर जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीएसडीपी 2024-25 का यदि हम लोग बात करें, तो स्थिर मूल्य जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए ना, कांस्टेंट प्राइस, है ना। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस, तो कांस्टेंट प्राइस पर जो बिहार का जीएसडीपी है वो लगभग 5.31, 372, 531, हाँ 372 करोड़ रुपीस का है। ठीक है, और इसमें पिछले बार की तुलना में 8.6% का जो है वो हमें ग्रोथ देखने को मिला है। ठीक है, सिमिलरली यदि हम लोग करंट प्राइस पर देखें, ठीक है, करंट प्राइस पर यदि हम लोग देखें, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्तमान मूल्य हिंदी में, तो लगभग 9.91 करोड़ रुपीस का जो है वो हमारा जीएसडीपी है करंट प्राइसेस पर। और पिछले बार की तुलना में 13.1% का जो है वो हमें ग्रोथ रेट देखने को मिला है। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ रेट है वो हमारा बिहार स्टेट इकोनॉमिक सर्वे में क्या लिखा हुआ है कि ये जो ग्रोथ रेट है वो नेशनल ग्रोथ रेट से हाई है। ठीक है, नेशनल ग्रोथ रेट जो है उसे काफी हाई है ये हमारा ग्रोथ रेट। कैसे, तो यदि नेशनल ग्रोथ रेट को हम लोग कंपेयर करें, तो करंट कांस्टेंट प्राइस पर जो हमारा नेशनल ग्रोथ रेट है वो लगभग 6.5 है। ठीक है, जबकि बिहार का कितना है बताइए ना, 8.6 है। सिमिलरली यदि हम लोग करंट प्राइस पर देखें, तो जो ग्रोथ रेट है वो लगभग कितना है, तो 9.8 है। ठीक है, नेशनल ग्रोथ रेट, लेकिन बिहार का यदि हम बात करें तो कितना है, 13.1 है। तो ये कहा गया है कि बिहार का जो एक फेज चल रहा है, इकोनॉमिक फेज, वो कैसा चल रहा है, इकोनॉमिक सर्ज का, मींस देयर इज हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट बीइंग विजिबल इन आवर स्टेट। हमारे स्टेट में बहुत ही तेजी से जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ा है, तो इसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक सर्वे बताती है कि इसका इम्पैक्ट सीधे सीधे पड़ा है लोगों के पर कैपिटा इनकम के ऊपर। ठीक है, कहां पर पड़ा है, तो पर कैपिटा इनकम के ऊपर। पर कैपिटा इनकम के बारे में यदि हम लोग देखें, तो करंट प्राइस पर जो पर कैपिटा इनकम है हमारा, वो अब हो गया है 76,000, कितना हो गया, 76,490। ठीक है, 76,490 रुपीज हो गया है। और इसी में पिछले बार की तुलना में लगभग 11.5% का जो है वो ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, करंट प्राइस के ऊपर। और यदि कांस्टेंट प्राइस की हम लोग बात कर लें, तो कांस्टेंट प्राइस पे ये लगभग 40,900 रुपए है। और इसमें भी 7.1% का जो है वो हमें ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये जो इकोनॉमिक सर्च का हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसका डायरेक्ट आउटकम हमें किसमें देखने को मिलता है, बताइए ना, पर कैपिटा इनकम के ऊपर हमें देखने को मिलता है। लेकिन पर कैपिटा इनकम ज्यादा होने बढ़ने के बावजूद भी, 11.5% पर कैपिटा इनकम बढ़ने के बावजूद भी कुछ चैलेंजेस या बॉटलनेक्स हैं। सबसे पहले उन चैलेंजेस को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो टॉप परफॉर्मिंग है और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो लो परफॉर्मिंग है। तो सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम पिछले बार भी था पटना का, और इस बार भी जो है वो सबसे ज्यादा किसका है, तो पटना का है। उसके बाद किसका है, तो बेगूसराय का है ना, बेगूसराय का। सबसे नीचे यदि पर कैपिटा इनकम हम लोग देखें तो किसका है, शिवहर का है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, तो अररिया का है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है कि जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पर कैपिटा इनकम में अच्छा परफॉर्म कर रही है, जैसे पटना हो गया, बेगूसराय हो गया, उनमें पर कैपिटा इनकम में लगभग 20% से अधिक का ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट पर कैपिटा इनकम में पहले से ही पीछे थी, जैसे पिछले बार भी शिवहर जो है वो काफी पीछे था, अररिया पीछे था, मधुबनी जो है वो काफी पीछे था, है ना। तो इन सब में जो ग्रोथ रेट है वो 5% या उससे कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों के बीच में जो इन इक्वालिटी है, गैप बेसिकली, वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये एक तरह से हमारे इकोनॉमी के लिए या फिर हमारे सिटीज के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एक चिंताजनक विषय है। ठीक है,
तो ये बात आपको इससे समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो एक तो इसका जो इकोनॉमिक सर्ज हम लोग बात कर रहे थे, उसका इंपैक्ट दिखा हमारे पर कैपिटा इनकम के ऊपर। इसके बाद हमारा सर्ज जो है वो, या फिर इसका इंपैक्ट किस पे दिखता है, तो हमारे इकोनॉमी के स्ट्रक्चर पर, ठीक है, इकोनॉमी के किस पर दिखता है, तो स्ट्रक्चर पर। क्या स्ट्रक्चर पे दिखता है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में, मतलब अलग अलग सेक्टर्स में उसका कितना परसेंट जो है वो यूटिलिटी है। तो प्राइमरी सेक्टर जो है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का, वो लगभग 18.3% हमारा जो है वो कंट्रीब्यूशन है ना। इसमें बेसिकली हम लोग जानते हैं प्राइमरी सेक्टर्स में क्या सब आता है, जैसे फार्मिंग है ना, ठीक है, कृषि हो गया, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री हो गया है ना, फिशिंग, ये सब जो है वो इसमें आता है प्राइमरी सेक्टर में। सिमिलरली यदि हम लोग सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, तो सेकेंडरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 26.7 नहीं 8%, ठीक है, 26 दशमलव कितना है, तो 8% है। इसमें क्या सब आता है, विनिर्माण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, वो आता है ना। और थर्ड जो है वो क्या है, हमारा तृतीयक क्षेत्र, या जिसको हम लोग टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं। तो टर्शियरी सेक्टर में लगभग 54.8 3 11, हाँ लगभग 8%, ठीक है। तो 54.8% का जो है वो इसमें भी हमें कंट्रीब्यूशन जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट हम लोग ये देख रहे हैं कि पुराने इकोनॉमिक सर्वे में यदि आपको याद होगा, तो लगभग 19.9% के आसपास जो है वो प्राइमरी सेक्टर में जो है वो क्या था, कंट्रीब्यूशन था। और 22% के आसपास जो है वो आपका कंट्रीब्यूशन किसमें था, सेकेंडरी सेक्टर में। तो बिहार को यदि ग्रोथ इंजन के रूप में देखा जा रहा है ईस्ट का, तो सबसे ज्यादा जरूरी है सेकेंडरी सेक्टर का बूस्ट होना, क्योंकि बिहार में इसका पोटेंशियल भी है। जैसे हम लोग बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, हम लोग बात करते हैं मिनरल इंडस्ट्री का, हम लोग बात करते हैं है ना सेमीकंडक्टर का, एआई का, डिजिटल एजुकेशन का। तो इन सब में सेकेंडरी सेक्टर में जब तक ग्रोथ नहीं होगा एज ए इंडस्ट्री, और सर्विसेज का टर्शियरी सेक्टर में जब तक ग्रोथ नहीं होगा, तब तक हम लोग जो है वो बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं ला सकते हैं। तो इसीलिए प्राइमरी सेक्टर से अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा फोकस धीरे धीरे किसके ऊपर शिफ्ट कर रहा है, तो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के ऊपर जो है वो फिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर है, यहां तक कोई इशू नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए, इसके बाद यदि हम लोग और देखें आगे, तो हाँ, इसके बाद हम लोग कि हमारा इस इकोनॉमिक सर्वे से जो ये पहला चैप्टर है आपका, इन सब चीजों को देखकर हम एनालिसिस क्या लगा सकते हैं। ये जो हम लोग देखें कि डेमोग्राफिक कैसे कैसे बढ़ा है, या फिर हमारा इकोनॉमी ऑफ बिहार उसमें सर्च कैसे हुआ है, पर कैपिटा इनकम में क्या जो है वो हमें डेवलपमेंट देखने को मिला है, इन सब से हम कुछ जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। प्लीज यूज दीज कंक्लूजन्स इन योर आंसर वेनेवर और वेरेवर यू कैन, ठीक है। फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन क्या सब निकाल सकते हैं, तो सबसे पहला कंक्लूजन है कि बिहार की इकोनॉमी जो है वो एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। प्लीज यूज दिस कीवर्ड्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब कि जो एफआरबीएम एक्ट के तहत हम लोग 3% का बात कर रहे थे, और साथ ही साथ डेवलपमेंट की भी तलाश कर रहे थे, वो दोनों जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। देर इज मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज देर इज मैक्रो इकोनॉमिक कंट्रोल ओवर फिजिकल डिफिसिट, है ना। तो पहला तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें दिखता है। दूसरा क्या दिखता है हमें, दूसरा हमें दिखता है सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। हमें क्या दिखता है, सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि पहले की तुलना में इस बार जो है वो हमारा प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, जो कि ग्रोथ इंजन के रूप में काम कर सकता है, सिर्फ लेबर इंटेंसिव मार्केट के रूप में नहीं, या फिर सिर्फ रॉ मटेरियल्स को प्रोवाइड करने वाले जो है वो एक तरह से सपोर्ट सप्लायर के रूप में नहीं, प्रोड्यूसर के रूप में हमें जो है वो डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तीसरा हमें क्या दिखता है इससे, तो ह्यूमन कैपिटल का हमें क्लियर डेवलपमेंट दिख रहा है, डेवलपमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। और जो लास्ट है वो है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो एविडेंट है, ठीक है। तो ये चार बेसिक आउटकम या फिर फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन जो है वो आप निकाल सकते हैं पहले चैप्टर से। तो पहले चैप्टर में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट, आई मीन कुछ इशू तो नहीं है, क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। एनीवन प्लीज बता दीजिए, तब आगे बढ़ते हैं।
सर। ठीक है। तो चैप्टर 2 पे अभी हम लोग चलते हैं अब। ठीक है, चैप्टर 2 में क्या है, तो बिहार जो है उसका वित्तीय व्यवस्था के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, वित्तीय व्यवस्था मतलब क्या हो गया कि हम लोग फाइनेंस क्या है स्टेट का, हमारे स्टेट का जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे चैप्टर 2 में। ठीक है, तो आप देखिए कि हम लोग सबसे पहले एक बे कंपैरिजन करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे में 2020-21 का जो है वो चर्चा किया गया है। ठीक है, बताया गया है कि 2020-21 में जो स्टेट का बेसिकली जो एक तरह से कुल व्यय था, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर था, वो कितना था, तो 1.66 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, जो कि 2024-25 में बढ़कर कितना हो गया है, तो 2.82 लाख करोड़ रुपीस हो गया है। ठीक है, तो ये दिखाता है कि हम लोग फिनेंशियली और ज्यादा सुदृढ़ स्टेट के रूप में उभर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जो 2.82 लाख करोड़ रुपीस है, इसका इसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में फोकस है वो और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। इसका भी एक कंपैरिजन किया गया है कि 2020-21 में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस था वो लगभग 15.8% था, है ना, जबकि ये बढ़कर अब प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में मतलब 2024-25 में ये लगभग 22.3%, मतलब 7% का डायरेक्ट जो है वो हमें ग्रोथ देखने को मिला है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। आप लोग को याद होगा कि जब हम लोग पहला सेशन ले रहे थे बजट का, तो उसमें मैंने बताया था कि एक्सपेंडिचर जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो सभी एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तो एसेट क्रिएशन के ऊपर ध्यान देते हैं, सो दैट कि वो एसेट्स बिहार के जीएसडीपी को क्या कर सके, तो बूस्ट कर सके। ठीक है, तो इस कैपिटल एक्सपेंडिचर में इकोनॉमिक सर्वे ये बोलती है कि फोकस किया गया है किसके ऊपर, तो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के ऊपर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के ऊपर, एनर्जी को प्रमोट करने के ऊपर, बूस्ट करने के ऊपर, फार्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के ऊपर, इन सब के ऊपर जो है वो फोकस किया गया है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। इसके अलावा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो विद द टाइम हमारा क्या हुआ है, तो डिक्लाइन हुआ है एक तरह से, है ना। 2020-21 में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था वो लगभग लगभग जो है वो हमारा कितना था, 84.2% था, जो कि अब घटकर लगभग 77, माइनस कर देंगे 100 में से इसको, तो लगभग 77% जो है वो 77.7% जो है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया है। ठीक है, तो यदि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि द पर्टिकुलर स्टेट इज रियली परफॉर्मिंग वेल, है ना, सच में जो है वो अच्छा हमें आउटकम जो है वो उसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए यदि हम लोग सेक्टर वाइज, ठीक है, जो हम लोग ऊपर देखे थे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, यदि हम लोग सेक्टर वाइज यदि हम लोग ये देखें कि सबसे ज्यादा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पैसा है वो किस किस सेक्टर में खर्च हो रहा है, तो उसके बारे में भी इस इकोनॉमिक सर्वे में चर्चा किया गया है। सबसे ज्यादा खर्चा जो है वो सामाजिक सेवाओं में, ठीक है, सोशल वर्क में, ठीक है, सोशल वर्क में जो है वो किया गया है, लगभग 46% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि स्कूलिंग एजुकेशन जैसे एक कंपोनेंट है उस पर खर्च किया गया है, स्वास्थ्य हो गया, है ना, हेल्थ हो गया, उसके ऊपर खर्च किया गया, इन सब के ऊपर। सेकेंड जो सबसे ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च किया गया है वो है इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स देने के पीछे, ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट देने के ऊपर। पहले ये इकोनॉमिक बेनिफिट देने के ऊपर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 21% खर्च होता था, इस बार स्लाइट बढ़ा है वो और ये 22% हो गया है। ठीक है, और इसके अलावा जो रिमेनिंग है वो अदर सेक्टर्स में जो है वो इसको खर्च किया गया है। ठीक है, क्लियर है। तो ये सब कुछ कुछ हम लोग देखते हैं कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। थर्ड पॉइंट जो इसका क्या है, ये तो हो गया सेक्टर वाइज। थर्ड पॉइंट इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है कि सेंटर से जो हमें एक तरह से फंड्स मिलते हैं, है ना, जो फंड्स हमें प्राप्त होते हैं उस फंड के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। तो 2020-21 में सेंटर से हमें 91,700 करोड़ रुपीस अप्रोक्सीमेटली जो है वो फंड मिला था, जो कि 2024-25 में बढ़कर 1,60,000 करोड़ रुपीस के अप्रोक्स हो गया। यदि प्रिसाइजली लिखें तो 1,59,000 1,59,298 करोड़, ठीक है, 1,59,298 करोड़ है लगभग। ठीक है,
तो हम लोग देख रहे हैं कि सेंटर का फंड हेल्प जो है वो एक तरह से फाइनेंशियल हेल्प जो स्टेट को मिलता है वो क्या हो गया है, तो बढ़ गया है। साथ ही साथ जो विभाज्य कर पूल होता है, जिसको हम लोग डिविजिव टैक्स पूल बोलते हैं, जो हर एक स्टेट को मिलता है सेंटर के तरफ से, तो वो डिविजिव टैक्स पूल जो है वो एक, उसमें भी जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है। और एक डेटा दिया हुआ है कि लगभग 1,29,000 करोड़ रुपया जो है वो हमें किससे मिला है, तो सेंटर के डिविजिव टैक्स पूल के तहत जो है वो मिला है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि इस डेवलपमेंटल जर्नी में सेंटर जो है वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है, तो हैंड होल्डिंग कर रही है बिहार गवर्नमेंट का। और इसी के चलते एक पीएम मोदी का एक कोट है, वो कोट क्या है कि ईस्ट इज द न्यू ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ईस्ट इज द न्यू ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ईस्ट जो है वो न्यू ग्रोथ इंजन है भारत का, ऑफ इंडिया। एंड और इस ग्रोथ इंजन में एंड बिहार लाइज एट इट्स हार्ट। ठीक है, बिहार जो है वो कहां पर है, तो इसके बिल्कुल मध्य में है। तो इसीलिए बिहार के सर्वोन्मुखी ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए सेंटर का भी हैंड होल्डिंग हमें देखने को मिला है। ये बात जो है वो इकोनॉमिक सर्वे में कही गई है। क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, तो इतना सारा चीज यदि हम लोग देख लेते हैं तो सेकेंड चैप्टर का जो हमारा एक तरह से यदि हम लोग इसको सर्व कंक्लूजन या समरी निकालना चाहें, तो उसमें से आपको ध्यान क्या रखना है, ये सब कुछ कुछ बेसिक चीज ध्यान रखना है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ। तो टोटल एक्सपेंडिचर हम लोग देखें कि 2.82 लाख करोड़ रुपीस का हुआ, पहला। दूसरा, इसमें जो है वो पूंजीगत व्यय मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का कितना जो है वो हिस्सा था, तो लगभग 22.3% का हिस्सा था। जिसमें विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा खर्च हुआ था, ये सब डेटा आप लिख सकते हैं, कहीं ऐसे में लिखने का मौका मिल जाए, कहीं यदि आपको आंसर में लिखने का मौका मिल जाए तो उसमें आप लिख सकते हैं कि लगभग 67.4% जो है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में डेवलपमेंटल वर्क्स के ऊपर सीधा सीधी खर्च किया गया है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो आप निकाल कर लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका सेकेंड चैप्टर है जिसमें स्टेट के फिनेंशियल हेल्थ के बारे में जो है वो चर्चा किया गया है। ठीक है, ऐसे ही करके अब हम लोग यदि थर्ड चैप्टर पर चलें, अब यहां से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है वो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 3 जो है वो आपका वो किस चीज से रिलेटेड है, वो रिलेटेड है आपका बिहार कृषि से रिलेटेड। ठीक है, बिहार एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड एलाइड। ठीक है, एंड एलिड। ठीक है, एलाइड सेक्टर्स। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर्स के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या सब आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो हमारा लैंड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो अभी भी बहुत चिंताजनक बना हुआ है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। ठीक है, ये एक वन ऑफ द रीजन है और सबसे बड़ा रीजन है कहा जाता है माइग्रेशन का, जो आउट माइग्रेशन होता है बिहार से। इस बार भी एक क्वेश्चन पूछा था कि दिस व्हाट आर द कॉजेज ऑफ आउट माइग्रेशन ऑफ बिहार, और स्टेट गवर्नमेंट बिहार का क्या कर रही है उसको काउंटर करने के चक्कर में। ठीक है, तो ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के बारे में बहुत अच्छे से है ना, एक एक जो है वो टेबल दिया हुआ है जिसमें ये बोला गया है कि जो सीमांत मतलब वेरी स्मॉल, ठीक है, जो वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, मतलब जो 1 हेक्टेयर से कम, लेस देन 1 हेक्टेयर, लेस देन 1 हेक्टेयर, वो 91% लोग ऐसे हैं स्टेट में जिनके पास जमीन जो है वो लेस देन 1 हेक्टेयर है। लेकिन अब पैराडॉक्स क्या है कि इस लेस देन 1 हेक्टेयर पे जितने किसान हैं बिहार के वो 57.7% खेती करते हैं। तो अब आप समझिए कि जो हमारा खेती है वो अभी भी सब्सटेनेंस फार्मिंग के लिए हम लोग कर रहे हैं, मतलब जीवन निर्वाह कृषि जो है वो अभी भी चल रहा है। हम लोग मैकेनाइजेशन नहीं कर सकते हैं इतने छोटे लैंड हेक्ट साइज पर, जीवन निर्वाह कृषि पे ही सिर्फ और सिर्फ फोकस है। उसके बाद जो दूसरा डेटा दिया हुआ है कि यदि हम लोग स्मॉल लैंड होल्डिंग का बात करें, मतलब 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर तक का यदि बात करें, तो लगभग 5.7% ही सिर्फ ऐसे लोग हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर का जमीन है। मतलब 18.2% किसान हैं सिर्फ जो स्मॉल लैंड होल्डिंग के ऊपर फोकस करते हैं। और तीसरा यदि हम लोग देखें जो इस लार्ज स्केल, ठीक है, लार्ज स्केल है ना, लार्ज स्केल जिनका लैंड होल्डिंग है, मतलब 2 हेक्टेयर और मोर, 2 हेक्टेयर या उससे ज्यादा यदि हम लोग देखें तो 3.3, मतलब रिमेनिंग कुल मिलाकर ये 100% हो गया। तो 3.3% किसान जो है उनका हिस्सेदारी आता है इसमें, और ये 24.1% जो है वो इसके ऊपर है ना खेती करते हैं।
जबकि कंपैरिजन यदि वो इकोनॉमिक सर्वे में तो नहीं किया गया है, बाहर से मैं आपको बता रहा हूं, तो यदि हम लोग डेवलप्ड स्टेट्स जैसे जो पंजाब है, जैसे हरियाणा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में काफी अच्छा कर रहे हैं। तो यदि इनसे कंपेयर करें तो लगभग 66%, 66% जो लैंड है इनका, वो ऐसे किसान के पास है जिनका जो 2 हेक्टेयर या उससे ज्यादा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि बिहार में जो कृषि की स्थिति है उसका दयनीय होने का क्या कारण है, कि 1 हेक्टेयर से कम वाले क्षेत्र में जोत के आकार में 57.7% जो है वो खेती हो रहा है, और 91% लोगों के पास जो है वो है। तो प्लीज इस डेटा का इस्तेमाल आप करें अपने आंसर्स में, ताकि आपका आंसर जो है वो और भी ज्यादा प्रभावशाली जो है वो बन सके। ये एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर को दिखाता है कि हमारे स्टेट में अभी एग्रीकल्चर की दशा क्या बनी हुई है, और ये एक वन ऑफ द रीजंस है कि बिहार से आउट माइग्रेशन जो है वो क्यों हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सर, इसमें जो, हाँ एक पॉइंट यहाँ पे बता दीजिए। यहाँ पे आपने बताया कि 1 हेक्टेयर, जो लेस देन 1 हेक्टेयर है, 91% लोगों के पास है। तो हाँ हाँ, 57% फार्मर फार्मिंग कर रहे हैं, 57% लैंड पे फार्मिंग किए जा रहे हैं? थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया सर। 57% जो टोटल फार्मिंग हो रहा है ना, वो लेस देन 1 हेक्टेयर पे हो रहा है। ये एरिया ऑफ लैंड है ओके बेसिकली, ओके ओके है ना। सर, फाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो है, अब इसके ऊपर इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि फसल उत्पादन जो है उसका क्या हमारा कंडीशन है। ठीक है, मतलब कि हम लोग चावल, गेहूं और मक्का, ये 3 क्रॉप्स के बारे में जो है वो चर्चा किया गया है। ठीक है, राइस, ठीक है, वीट, है ना, वीट, एंड जो थर्ड है वो आपका क्या है, तो मेज। ठीक है, ये बोला गया है इकोनॉमिक सर्वे में कि ये तीनों मिलाकर, अब देखिए क्या स्थिति है बिहार का, बहुत मतलब दयनीय स्थिति बोल सकते हैं इसको हम लोग, कि राइस, वीट और मेज मिलाकर 99% खेती जो है वो हमारे बिहार में सिर्फ इसी तीन का होता है। मतलब टोटल जितना भी हम लोग फार्मिंग प्रोड्यूस लेते हैं, आउटपुट हमारा है, उसमें 99% शेयर जो है वो इसी तीन का है। मतलब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप जो है वो अभी भी नहीं हो पाया है, डिस्पाइट सो मेनी क्या बोलते हैं, एफर्ट्स बाय दी गवर्नमेंट, है ना। जैसे हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, मशरूम फार्मिंग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप अभी भी होना बहुत ही ज्यादा जो है वो जरूरी है। और एक डेटा दिया गया है कि 2024-25 में जो राइस प्रोडक्शन है, वो टोटल प्रोडक्शन का, जो टोटल अनाज का प्रोडक्शन हुआ है, उसमें लगभग 40.7%, 40.7% जो है शेयर जो है वो अभी भी राइस प्रोडक्शन का ही चल रहा है। सिमिलरली जो व्हीट प्रोडक्शन है उसका 32.1% जो है वो शेयर है, और जो मेज है हमारे स्टेट में, उसका शेयर जो है वो लगभग 27% है, 27%। तो ये तीनों मिलाकर मोर देन लगभग 99% जो है वो खेती का, यही तीनों जो है वो फोकस करते हैं। मतलब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप अभी भी बहुत कम है हमारे यहाँ। इसका एक डेटा भी दिया हुआ है कि पिछले 2023-24 से, ठीक है, ये 2024-25 में कितना कितना ग्रोथ हुआ है इस तीनों में, राइस में, ठीक है, राइस में, ठीक है, वीट में, है ना, वीट में और मेज में कितना कितना ग्रोथ हुआ है, ये भी एक डेटा दिया हुआ है। यदि याद रहे तो ठीक है, नहीं तो करंट वाला जो है वो आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे 2024-25 में, 2023-24 में, ठीक है, ये बोला गया है कि 2023-24 से 2024-25 में लगभग जो मक्का है सबसे पहले, उसमें 12.6% का जो है वो ग्रोथ हुआ है। ठीक है, और गेहूं में जो है वो कितना है, 7.1% का ग्रोथ हुआ है, जबकि चावल में 4.3% का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, ये वाला कॉलम को आप मत ही याद करिए, है ना, इसको हम लोग रिमूव ही कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि राइस में ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे करके दूसरे क्रॉप्स के कंपैरिजन में, बेसिकली मेज के कंपैरिजन में जो है वो कम होते जा रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है, कि राइस जो है वो आपको पता है एक वाटर गजलिंग क्रॉप है ना, वाटर गजलर है, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर गजलर। मतलब कि एक डेटा है कि यदि 1 केजी राइस आपको प्रोड्यूस करना है, तो लगभग 3 से 4 हजार लीटर जो है वो पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इतना ज्यादा पानी की आवश्यकता है, और वेदर चेंजिंग पैटर्न्स की वजह से, और बिहार में हम लोग जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द कृषि, 62% ऑफ द फार्मिंग जो है वो डायरेक्टली किस पे रिलेटेड है, बताइए ना, मॉनसून के ऊपर रिलेटेड है। तो इसीलिए पानी कम होने की वजह से जो राइस का प्रोडक्शन है वो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो 4.3% सिर्फ ग्रोथ देखने को मिला है राइस में, 7.1% देखने को मिला है वीट में, और 12.6% ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिला है किसमें, तो मेज में। राइस में अभी भी जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड
जो दूसरा कंपोनेंट है हमारा वो क्या है बताइए, तो प्रोडक्टिविटी। तो राइस में अभी भी जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है वो किसका है, रोहतास का है, और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी में भी हम लोग जो देखे हैं कि वो किसका है, तो रोहतास का है। सिमिलरली यदि हम लोग व्हीट में देखें तो व्हीट में भी जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है वो किसका है, तो रोहतास का ही है। जबकि जो प्रोडक्टिविटी में यदि हम लोग देखेंगे तो वो किसका है, तो बेगूसराय का है। और लास्ट यदि हम लोग मेज में देखें तो मेज में प्रोडक्शन में जो है वो पूर्णिया जो है वो नंबर 1 पर है। और जो प्रोडक्टिविटी में यदि हम लोग देखें तो वो कौन सा है, तो अररिया है। तो इस डेटा से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप है वो होना चाहिए, क्योंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम लोग अपने एक्सपोर्ट को क्या कर सकते हैं, तो ग्रो कर सकते हैं। किस फील्ड में, तो हम लोग अभी मखाना प्रोडक्शन में जो है एक्सपोर्ट ग्रो करना चाहते हैं। मशरूम प्रोडक्शन में हम लोग अपना एक्सपोर्ट जो है वो ग्रो करना चाहते हैं। हम लोग जो है वो फिश प्रोडक्शन में अपना एक्सपोर्ट ग्रो करना चाहते हैं। तो जब तक हम लोग सब्सिडरी एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं करेंगे तब तक जो है वो हमारा एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज क्या होगा, तो वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है। तो क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर की, तो जो इकोनॉमिक सर्वे है वो इसके बारे में भी चर्चा करता है कि हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स में क्या क्या जो है वो हमें बदलाव देखने को मिला है। ठीक है। तो उसके बारे में भी ये चर्चा करता है कि जैसे जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री है उसमें लगभग 4.2% का जो है वो ग्रोथ देखने को मिला है। ठीक है। दूध के उत्पादन में बेसिकली, ठीक है, मिल्क के प्रोडक्शन में 4.2% का जो है वो हमें ग्रोथ देखने को मिला है। और जो एग्स हैं उसमें लगभग 10% का जो है वो हमें ग्रोथ जो है वो देखने को मिला है। ठीक है। सिमिलरली जो फिश प्रोडक्शन है फिशरीज में 9.9% का जो है वो हमें ग्रोथ देखने को मिला है। ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ जो है वो है ना चर्चा किया गया। अब उसमें कुछ स्कीम्स का भी चर्चा किया गया है, जैसे स्पेसिफिक स्कीम्स। क्योंकि चर्चा किया हुआ है तो इसलिए मैं लिख देता हूं या फिर बता देता हूं कि जैसे फिश प्रोडक्शन है उसके लिए है ना चौर विकास योजना, है ना चौर विकास योजना, ये एक योजना वाला एक वीडियो है जो हम लोग इंटरव्यू सेशंस के लिए किए थे। वो आप योजना वाला वो सेशन जो है वो देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये चौर विकास योजना जो है वो फिश प्रोडक्शन के लिए किया गया है बेसिकली, है ना। इसका यह है बेसिकली मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना। इसके तहत लगभग 25 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया गया था और 510 हेक्टेयर में फिश प्रोडक्शन को बूस्ट किया गया था। ठीक है। उसके अलावा पॉन्ड डेवलपमेंट, ये चौर विकास, चौर मतलब एक बेसिकली इलाका होता है जो लो लाइंग एरिया होता है, आपको पता ही है ये सब। पॉन्ड डेवलपमेंट स्कीम है दूसरा, है ना, पॉन्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो पॉन्ड डेवलपमेंट स्कीम में लगभग 41 करोड़ रुपया खर्च किया गया था, 41 करोड़ रुपीस जो है वो खर्च किए गए थे। तो ये कुछ कुछ जो है वो स्कीम्स हैं फिश प्रोडक्शन के लिए जो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। उसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप को फोकस करने के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है, तो सीड सीड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम जो है वो शुरू करने की बात की गई है इसमें। ठीक है। जो शुरू किया गया था सीड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। सीड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में क्या किया गया है बेसिकली कि जो HYV है, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स हैं, अलग अलग डिफरेंट क्रॉप्स के, अपार्ट फ्रॉम राइस व्हीट और मेज के तो हैं ही, इनके अलावा भी दूसरे क्रॉप्स के, जैसे मस्टर्ड हो गया, है ना, जैसे सब्जी हो गया, बहुत सारे वेजिटेबल्स, कॉलीफ्लावर हो गया, इन सब के ऊपर जो है वो सब्सिडी जो है वो दिया जाता है ना, सीड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के तहत। ठीक है। और बिहार, ये इकोनॉमिक सर्वे में क्लियरली लिखा हुआ है कि बिहार बिकेम फर्स्ट स्टेट, बिहार जो है वो पहला राज्य बन गया, पहला स्टेट बन गया कि जो ये सीड डिस्ट्रीब्यूशन को होम डिलीवरी के तर्ज पर जो है वो विकास किया है। मतलब घर बैठे किसान जो है वो ये सारे सीड्स जो है वो मंगा सकता है। ठीक है। तो ये भी जो है वो क्लियरली उसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 91% किसान ऐसे हैं जिनके पास जो है वो क्या है, तो 1 हेक्टेयर या उससे कम जमीन है। तो हमें मैकेनाइजेशन करना पड़ेगा एग्रीकल्चर का, क्योंकि छोटे खेत के जोत पर हम लोग ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं जब तक HYV का इस्तेमाल नहीं करें, और या नहीं तो जब तक हम लोग मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर ना करें तब तक। तो मैकेनाइजेशन के ऊपर जो है वो फोकस किया गया है, ये भी चर्चा किया गया है आपके किसमें, तो इकोनॉमिक सर्वे में। मैकेनाइजेशन के ऊपर कैसे फोकस किया गया है, तो मैकेनाइजेशन करने के लिए बिहार गवर्नमेंट लिखती है कि 75 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो दिए गए हैं। ठीक है। मैकेनाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स 75 अलग अलग तरह के मैकेनाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, जिसके ऊपर
40 से लेकर 90% तक का सब्सिडी जो है वो बिहार गवर्नमेंट देगी, ठीक है, मैकेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। उसके अलावा फार्म 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 इलेक्ट्रिसिटी को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए लिखती है गवर्नमेंट कि 2020-21 से 2024-25 में हम लोग देखें यदि, तो लगभग लगभग 3.5 लाख नए कनेक्शंस, न्यू कनेक्शंस जो है वो दिए गए हैं, ठीक है, न्यू कनेक्शंस जो है वो दिए गए हैं इसी फार्म इलेक्ट्रिसिटी मतलब फार्मिंग सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ जो है वो चलाया जा रहा है। इसके अलावा और क्या दिया गया है, तो इसके अलावा दिया गया है किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, इसके बारे में सुना है आप लोगों को, है ना। किसान क्रेडिट कार्ड 2020-21 से 2024-25 के बीच में, ये इकोनॉमिक सर्वे में लिखा गया है कि लगभग 16.5 मतलब 16.5% की वृद्धि हुई है किसान क्रेडिट कार्ड के डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। उसके अलावा जो सिंचाई है आपका, इरिगेशन है ना, इरिगेशन फैसिलिटीज को और अच्छा करने के लिए जो 2024-25 में जो टोटल आपका एक्सपेंडिचर था वो 63% तक जो है वो बढ़ गया है पिछले ईयर के कंपैरिजन में, ठीक है। और इसमें इरिगेशन में एक बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम था, कौन सा, 7 निश्चय पार्ट 2, इसके बारे में आप लोग सब पढ़े हैं। इसमें एक कंपोनेंट था, क्या था, हर खेत तक, हर खेत तक किसका पानी, सिंचाई का पानी, है ना, हर खेत तक सिंचाई का पानी। तो इस इनिशिएटिव के तहत बेसिकली 6,000 करोड़ रुपया, 6,000 करोड़ रुपीज जो है वो दिया गया था, ताकि लगभग 7.8 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में जो है वो सिंचाई की जा सके, ठीक है। तो ये कुछ जो है वो स्कीम्स चलाई गई हैं। इरिगेशन के लिए एक और डेटा है, यदि याद रख सकते हैं तो, बेसिकली कि जो भूजल है, भूजल मतलब क्या होता है, ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर से इरिगेशन अभी भी लगभग 65% एरिया में जो है वो हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो आपके कैनल्स हैं, जिसको हम लोग नहर बोलते हैं, कैनाल्स, ठीक है, उससे लगभग 29.5 है, 29.5% जो है वो हो रहा है, ठीक है, 29/65, हाँ 29 ही है, ठीक है। तो 29.5% जो है वो हो रहा है। और अन्य स्रोत है ना, अदर से, ठीक है, अदर से लगभग कितना हो गया, 9, 5, 14, 5, 5.5, हाँ ठीक है। तो लगभग 5.5% जो है वो आपसे आपका अदर से हो रहा है ना। अदर्स मतलब क्या सब आ गया बताइए ना, पौंड आ गया उसमें, है ना, जैसे आपका, ठीक है, पाइन हो गया, जैसे आहार पाइन, है ना, ठीक है, ये सबसे जो है वो हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा कृषि में ही यदि बात करें, कृषि के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है इस इकोनॉमिक सर्वे में। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि बिहार जो है वो एक तरह से कृषि प्रधान प्रदेश है ना। कृषि ही जो है वो ड्राइविंग फैक्टर है हमारे लिए। 75%, 70 से 75% हमारा जो बेसिकली लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो कृषि में ही है। तो इसीलिए कृषि में ये सब पॉइंट है, और कुछ याद रहे या नहीं रहे, कृषि को एकदम रट जाइए, ठीक है, 2-3 बार देखेंगे अपने आप याद हो जाएगा। कृषि में इसके अलावा फोकस किया गया है किस चीज के ऊपर बताइए, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। इसके लिए लगभग 105 करोड़ रुपया की लागत से, ठीक है, लगभग 105 करोड़ रुपया की लागत से 24,500 रुपया, ठीक है, प्रति एकड़, है ना, पर एकड़ जो है वो अनुदान दिया गया है बेसिकली, है ना, सब्सिडी दिया गया है, ठीक है, लोगों को, ताकि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या कर सकते हैं, तो प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो 24,500 रुपए है वो 3 किस्तों में दिए जाते हैं, ठीक है, 3 डिफरेंट अलग अलग जो है वो किस्तों में दिए जाते हैं। तो ये आपको पता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग 13 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो स्टार्ट किया गया था। तो उसमें 105 करोड़ रुपए का लागत जो है वो लगाया गया है। ये भी जो है वो चर्चा है इसमें, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए, क्योंकि हम लोग देखें कि मॉनसून के ऊपर हमारा जो इरिगेशन है वो हाईली डिपेंडेंट है, और हमारा एग्रीकल्चर भी हाईली डिपेंडेंट है। तो बिहार में मॉनसून के ऊपर या फिर जो क्लाइमेट है उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम करने के लिए और जलवायु अनुकूल कृषि करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर, ठीक है। तो क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर करने के लिए 30 डिस्ट्रिक्ट्स में, 30 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो प्रोग्राम जो है वो चलाए गए हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोग्राम 30 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो चलाए गए हैं। समझ में आए कि नहीं समझ में आए, ठीक है। तो ये कुछ जो है वो इसमें सेक्टर कुछ जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो इतना सारा पॉइंट जो है वो आपको, हाँ एक और पॉइंट क्या बच गया इसमें, हाँ आप देखिए कि मान लीजिए कि कृषि के क्षेत्र में एक और चीज प्रॉब्लम क्या है, बाढ़ या फिर ओलावृष्टि, ये देखने को मिला है हमारे पास, ठीक है, फ्लड, है ना,
ठीक है, फ्लड, हाँ, या नहीं तो ठीक है, हेल स्टॉर्म्स, ठीक है ना, हेल स्टॉर्म्स। तो फ्लड या हेल स्टॉर्म्स हमें देखने को मिला है। तो बिहार सरकार कहती है अपने इकोनॉमिक सर्वे में कि लगभग लगभग 2024-25 में लगभग 170 करोड़ रुपया जो है वो रबी क्रॉप्स के लिए, और लगभग 5.5 करोड़ रुपया जो है वो खरीफ क्रॉप के लिए जो है वो दिया गया है, ताकि फसल जो है वो जो बर्बाद हो गया उसको कंपनसेट करने के लिए, मुआवजा के रूप में, ठीक है। तो कृषि के क्षेत्र में इतने सारे जो है वो चर्चाएं की गई हैं आपके इकोनॉमिक सर्वे में। इसको हॉलिस्टिकली आपको ध्यान रखना है, ठीक है, फ्रॉम द लैंड यूज पैटर्न से लेकर, यदि आपको डेटा नहीं याद रखता है तो कम से कम कोर कॉन्सेप्ट्स जो है वो सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ कुछ डेटा जो है वो याद रखिए तो और अच्छा जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है वो कृषि के क्षेत्र में इतना सारा चीज किया गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर के हम लोग चलते हैं, दैट इज चैप्टर 4। और इस चैप्टर 4 में जो हमारा सेक्टर है वो है उद्यम, है ना। उद्यम मतलब क्या हो गया, है ना, एंटरप्राइजेस, ठीक है, क्या बोलते हैं, एंटरप्राइजेस। अब इसमें क्या सब आता है बेसिकली, तो हम लोग इंडस्ट्री भी बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या सब है बेसिकली, तो कहा गया है कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं या फिर इंटरप्राइजेस हैं उसमें टोटल ओवरऑल जो है वो ग्रोथ देखने को मिला है। कितना ग्रोथ देखने को मिला है, तो 2022-23 से 2000 2024-25 की यदि हम बात करें तो लगभग 8.5% का जो है वो हमें ग्रोथ देखने को मिलता है इंडस्ट्रीज में सिर्फ, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें जो इंडस्ट्रीज में ग्रोथ है इसका इम्पैक्ट जो है वो किस पे पड़ता है बताइए, डायरेक्ट डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के इनकम के ऊपर, ठीक है। तो लोगों के इनकम के ऊपर इसका जो है वो हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिला है। और वो हम लोग ऊपर देखें कि कैसे हमारा जो पर कैपिटा इनकम था, वो हम लोग ऊपर देखें ना अभी, कि कैसे हमारा पर कैपिटा इनकम जो है वो यहाँ पर, है ना, करंट प्राइसेस पर हम लोग देखे थे कि 11.5%, और कांस्टेंट प्राइस पर जो है वो 7.1% जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। अब देखिए, जो ये इंडस्ट्रीज है, इस इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें पूंजी चाहिए, मतलब हमें बेसिकली चाहिए इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इस इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या जो है वो चर्चा किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में, इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि लगभग 4,300 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स जो है वो मिले हैं बिहार में इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को जो है वो बूस्ट करने के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। इसमें से जो 3,500 प्रपोजल्स हैं उसके ऊपर, है ना, प्रारंभिक मतलब फर्स्ट टाइम वर्क जो है वो भी शुरू हो गया है, ठीक है, प्रारंभिक काम जो है उसको भी स्टार्ट कर दिया गया है। लगभग इस 4,300 इन्वेस्टमेंट में लगभग 1.11 लाख करोड़ रुपीस, 1.11 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो एक तरह से अनुमानित है, प्रपोज्ड है, ठीक है। लगभग लिखा गया, पहला तो ये हो गया। दूसरा कि 950 लगभग, ठीक है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है वो सेटअप किए गए हैं, ठीक है, लगभग 950 इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है वो सेटअप किए गए हैं, ठीक है, जिसमें 40,000 से अधिक लोगों को, मोर देन 40,000, ठीक है, वो पीपल को जो है वो क्या क्या मिला है इसमें बताइए ना, काम मिला है, ठीक है। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट है, कितने इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है उसका विकास हुआ है ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और इस 950 इंडस्ट्रीज में लगभग 60% इंडस्ट्रीज जो है वो क्या है आपका बताइए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है, वो क्या है तो आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो यदि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या एमएसएमई के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इन सब डेटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है। इसके अलावा फोकस किसके ऊपर है, तो डेयरी बेस्ड इंडस्ट्री के ऊपर, ठीक है, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्री के ऊपर इसके बाद जो है वो फोकस किया गया है, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो डेयरी बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या है कि कुछ कुछ हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम लोगों ने लोकल टू ग्लोबल थीम है, लोकल टू ग्लोबल, है ना, लोकल टू ग्लोबल थीम के तहत हम लोग अलग अलग जगह जैसे यूएसए, कनाडा, है ना, ठीक है, इन सब में, कनाडा नॉट कनाडा, ठीक है, तो इन सब में हम लोग क्या किए हैं, तो एक्सपोर्ट किए हैं। क्या क्या एक्सपोर्ट किए हैं बताइए, तो जैसे घी एक्सपोर्ट किए हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है, बटर एक्सपोर्ट किए हैं, मक्खन, ठीक है, गुलाब जामुन एक्सपोर्ट किए हैं, कहाँ पे, जापान में, ठीक है, गुलाब जामुन एक्सपोर्ट किए हैं। तो ये सब कुछ कुछ जो है वो एक्सपोर्ट किया गया है हमारे तहत, ठीक है।
तो ध्यान रखना है कि डेयरी बेस्ड इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए एक इम्पीटस जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके अलावा स्टार्टअप इकोसिस्टम को और अच्छा करने की बात की गई है, और उसके लिए आपको पता है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और लघु उद्यमी योजना के ऊपर जो है वो जोर दिया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और लघु उद्यमी योजना के ऊपर जो है वो जोर दिया गया है। लघु उद्यमी योजना में 2 लाख रुपए तक का जो है वो निवेश इन्वेस्टमेंट जो है वो मिलता है, एक तरह से हेल्प मिलता है ना। वो कोलेटरल फ्री लोन जो है वो दिया जाता है, और उद्यमी योजना में 10 लाख रुपए तक का लोन जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो देखा गया है कि जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभान्वित लोग हैं और लघु उद्यमी दोनों मिलाकर पहले 2023-24 में ये जो हैं वो 4.6 लाख लोगों के पास जो है वो ये लोन मिला था टोटल। ये संख्या बढ़कर 7.7 लाख तक पहुंच गई है। ठीक है, तो मतलब इसमें भी जो है वो जंप देखने को मिला है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी के बारे में चर्चा किया गया है, दैट इज बिहार स्टार्टअप पॉलिसी। ठीक है, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में चर्चा किया गया। इसके तहत 1200 से अधिक, मोर देन 1200, ठीक है, 1200 से अधिक स्टार्टअप्स जो है, स्टार्टअप इकोसिस्टम्स जो है वो क्रिएट किए गए हैं बिहार में। ठीक है, तो ये बात जो है वो ध्यान रखना है आपको, 1200 से ज्यादा स्टार्टअप्स, ठीक है, छोटे छोटे स्टार्टअप्स जो है वो शुरू किए गए हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि बिहार वन ऑफ द स्टेट्स है जिसने टूरिज्म को क्या किया है, प्रमोट करने के लिए, एज अ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एज अ इंडस्ट्री जो है वो इसको घोषित कर दिया है। ठीक है, तो टूरिज्म एज अ इंडस्ट्री में कुछ डेटा जो है वो दिया हुआ है, वो आप ध्यान रख सकते हैं कि जो फॉरेनर्स थे, फॉरेन टूरिस्ट थे, ठीक है, वो 2023 में लगभग 5.5 लाख फॉरेन टूरिस्ट जो है वो आए बिहार में, जिनका संख्या 2024 में बढ़कर 7.3 लाख जो है वो हो गया है। ठीक है, सिमिलरली बजट में यदि हम लोग देखें तो 2025-26 में पर्यटन का बजट जो है उसको बढ़ाकर लगभग 1100 करोड़ रुपया जो है वो कर दिया गया था। ठीक है, उसके अलावा इको टूरिज्म का डेवलपमेंट किया जा रहा है बिहार में। इको टूरिज्म को के डेवलपमेंट करने के लिए जितना बजटरी एलोकेशन था उसमें 24% का जो है वो हमें क्या देखने को मिला है, बताइए ना, ग्रोथ देखने को मिला है। ठीक है, तो यदि सर हम लोग कंक्लूड सर आप जो कॉम्फर्ट एक्सपोर्ट बताए हैं ना, घी बटर और गुलाब जामुन, इट्स घी मक्खन नहीं है, मखाना है। हाँ, कहाँ पे बताएं हम? सर यहीं पे पेज के स्टार्ट, यहाँ पे कनाडा। डेयरी बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो आप बताए ना, घी मक्खन और गुलाब जामुन, वो घी मखाना और गुलाब हम्म। जामुन है। ओहो, सॉरी सॉरी, हम बटर लिख दिए हैं क्या? अच्छा हाँ, वो हिंदी वाले में कुछ जो है वो इशू हो गया होगा। ठीक है, तो ये घी बटर ने इसको करेक्ट कर लीजिए, है ना। ये क्या है, तो मखाना का जो है वो एक्सपोर्ट किया गया है। ठीक है, हिंदी में पढ़ने में यही सब इशू है। ठीक है, लेकिन ये बिहार गवर्नमेंट का जब तक हम पढ़े थे उसमें इंग्लिश वाला वर्जन जो है वो अपलोड हुआ नहीं था, हिंदी वाले से हम पढ़ के कुछ कुछ जो है वो कोलैबोरेट किए थे। ठीक है, तो इको टूरिज्म जो है उसमें 24% का जो है वो हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। तो यदि हम कंक्लूजन यदि हम लोग देखें इसका, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बिहार का जो क्षेत्र है, उद्यम क्षेत्र, बेसिकली उसमें मतलब हाई प्रोडक्टिविटी, है ना, और कॉम्पेरेटिव एडवांटेज जो है वो देखने को मिलता है, जहां पर अलग अलग सेक्टर्स, है ना, इंटरप्राइजेस में ही क्या कर रहे हैं, तो एक दूसरे से कोलैबोरेट करके और आगे बूस्ट अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए, ताकि जैसे अभी हम लोग डिस्कस किए कि मखाना को, गुलाब जामुन को, इन सब को जो है वो कैसे हम लोग दूसरे कंट्रीज में भेज सकें, उसके ऊपर जो है वो फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 4। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, दैट इज चैप्टर 5। चैप्टर 5 है बेसिकली श्रम, रोजगार और कौशल। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसको हम लोग बोलते हैं लेबर, श्रम, रोजगार, रोजगार इज एम्प्लॉयमेंट, एंड कौशल, कौशल क्या हो गया, तो आपका स्किल। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है वो क्या क्या किया गया है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे बोलती है कि बेसिकली बिहार में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो अभी बूस्ट पे चल रही है। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बेसिकली फोकस किया जा रहा है। कैसे फोकस किया जा रहा है, तो लगभग 61.2% पुरुष, मतलब मेल्स, जो लोग कहीं ना कहीं रोजगार में लगे हुए हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, वो क्या है, तो
सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ऐसा जो है वो दावा किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है। और इनकी निर्भरता जो है वो खुद पर है, मतलब ये अपना कुछ ना कुछ या तो स्टार्टअप कर रहे हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर है इसमें ये जो एग्रीकल्चर है उसको भी माना जा रहा है, तो इसीलिए 61.2% मेल्स का ये डेटा जो है वो दिखता है हमें, ठीक है। उसके अलावा यदि हम लोग देखें तो जो 2025 है, 2025 में, सिर्फ और सिर्फ 2025 में बिहार में यदि हम लोग देखें कि अलग अलग क्षेत्र में कितने कितने लोग जो हैं वो श्रमिक जो है वो किस किस क्षेत्र में जो है वो बेसिकली जुड़े हुए हैं, तो 53.2 लोग जो हैं, ठीक है, वो आपका किस में है, तो प्राइमरी सेक्टर में एज ए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में लगभग 23.7% जो है वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में जो है वो लोग काम कर रहे हैं, और टर्शियरी सेक्टर में लगभग 23.721 हाँ 23.1% जो है वो आपका किस में काम कर रहे हैं, तो टर्शियरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वो डेटा उसमें बताया गया है। भारत के कंपैरिजन में भी आप इसको देख सकते हैं, यदि इंडिया का कंपैरिजन करें तो भारत में लगभग 43.5% जो है वो लोग प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं, 24.9% लोग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में लगे हुए हैं, और हाँ 31.6% जो है वो लोग टर्शियरी सेक्टर में लगे हुए हैं। तो अभी भी जो हमारा बेसिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो कहां पर है, तो प्राइमरी सेक्टर में ही है। दो पिछले साल के कंपैरिजन में जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें हमें कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को जो है वो मिला है, ठीक है। तो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कंपोनेंट जो है वो इसमें दिखाया गया है। उसके अलावा है, बिहार गवर्नमेंट ऐसा मान रही है कि भर्तियों का सैलाब आ गया है, ठीक है ना। तो भर्तियों का सैलाब कैसे आया है, तो अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग गवर्नमेंट सेक्टर्स में, ठीक है, अलग अलग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, बिहार एसएससी है ना, कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, बीटीएसएससी टेक्निकल वाले, इन सब को मिलाकर कई सारे जो है वो लोगों को रोजगार जो है वो दिया गया है। कुछ कुछ डेटा है वो अभी आपको ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ ध्यान क्या रखना है इसमें, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो सिपाही भर्ती चयन परिषद है उसके तहत 52% महिलाओं का चयन किया गया है। चयन में जितने भी लोग हैं उसमें 52%, 52% जो है वो किसका चयन हुआ है, तो 52% महिलाओं को, और 8 जो है वो उभयलिंग मतलब क्या हो गया, ट्रांसजेंडर्स को जो है वो है ना नौकरी दी गई है, ठीक है। तो ये कुछ जो है वो आपको ध्यान रखना है इसमें। उसके अलावा यदि हम लोग और आगे देखें तो कौशल विकास मतलब स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो फोकस किया गया है, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करने के लिए जो अभी बिहार गवर्नमेंट का फ्लैगशिप स्कीम है वो क्या है, मुख्यमंत्री, है ना, ठीक है, महिला रोजगार योजना, ठीक है, चीफ मिनिस्टर्स महिला रोजगार योजना के तहत आपको पता ही है कि लगभग 1.5 करोड़ 1.56 करोड़ महिलाओं को कितना, तो 10,000 रुपए का एक विशेष अनुदान जो है वो दिया गया था, है ना। और इसको 2 लाख रुपए तक और एक्सटेंड करने की जो है वो बात की गई है, ठीक है, क्लियर है इसमें। जो दीनदयाल उपाध्याय डीडीयू, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, ग्रामीण स्किलिंग योजना के तहत, ठीक है, युवाओं को, ठीक है, किसको, यूथ को जो है वो ट्रेन की जाने की जो है वो बात की गई है, और इसमें लगभग 46,000 जो है वो युवाओं को जो है वो ट्रेन कर कर नियुक्ति जो है वो दिया गया है एक तरह से, ठीक है। उसके अलावा और यदि हम लोग आगे देखें तो पासपोर्ट के बारे में जो है वो चर्चा किया गया है बिहार गवर्नमेंट के इसमें इकोनॉमिक सर्वे में। पासपोर्ट का जो एप्लीकेशन है हमारे बिहार में वो लगभग 40% जो है वो पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ गई है, ठीक है, 2022-23 से, ठीक है, यदि हम लोग देखें 22-23 से 2024-25 में यदि हम लोग देखें 2 साल में यदि डेटा देखें तो लगभग 40% का जो है वो ग्रोथ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पासपोर्ट में भी जो है वो इंक्लिनेशन हम देख रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो है वो कहां से हुआ है, तो हमेशा से कहां से होते आ रहा है बताइए ना, सिवान से, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चैप्टर 5 में जो लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल है इसके तहत जो है वो, है ना, रोजगार और अलग अलग सेक्टर्स में स्किल डेवलपमेंट करके, और कुछ लोग को स्किलिंग करके या फिर बाहर जो है वो उनका उनका जाने का रुझान जो है वो इस प्रकार की जो है वो हमें रुझान देखने को
मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा चैप्टर, दैट इज चैप्टर 6। आज हम लोग चैप्टर 7 तक करते हैं, कुल 14 चैप्टर हैं, तो चैप्टर 7 तक करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में चैप्टर 8 से लेकर 14 तक करके कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चैप्टर 6 जो है, क्योंकि ज्यादा टाइम हो जाएगा तो फिर बोर हो जाएंगे, क्योंकि डेटा फैक्ट्स वाला बात सब है, ये सब है ना। तो चैप्टर 6 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि चैप्टर 6 जो है वो है हमारा भौतिक अवसंरचना, या जिसको हम लोग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है वो फोकस किया गया है, भौतिक अवसंरचना। अब देखिए, हमारा उस दिन भी हम लोग बजट में चर्चा कर रहे थे कि 3 घंटे के अंदर अंदर पटना को कनेक्ट करने का जो है वो, है ना, फ्लैगशिप जो है वो एक तरह से स्कीम चल रही है। तो बिहार सरकार जो है ये विजन प्रिंट कर रही है अपने उसमें इकोनॉमिक सर्वे में, कि अभी हम लोग 4 घंटे के अंदर अंदर मोस्ट ऑफ द लोकेशन से जो है वो हमने कनेक्टिविटी स्टेब्लिश कर ली है पटना में। ठीक है, और यदि हम लोग ग्रामीण संपर्क में देखें, मतलब यदि विलेज कनेक्टिविटी में यदि हम लोग देखें, ठीक है, यदि हम लोग इसमें देखें विलेज कनेक्टिविटी की यदि हम लोग बात करें, तो 2011 से लेकर 2026 तक लगभग 70,000 करोड़ रुपए का जो है वो इन्वेस्टमेंट किया गया है, ताकि जो बाजार हैं और रोड्स हैं उसके कनेक्टिविटी को और अच्छा किया जा सके। ठीक है, तो ये जो है वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है, जो ट्रांसपोर्टेशन हमारा व्हीकल है, उस ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल में बिहार जो है वो 5th पोजीशन पर पहुंच चुका है, टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स जो बिहार में मौजूद है। तो इससे ये दिखता है कि हमारे बिहार में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसका ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिला है। तीसरा, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में चर्चा किया गया है, सबसे कंटेंटियस चीज का वो है पुल निर्माण। ठीक है, तो ऐसा बताया गया है कि लगभग 880 पुल जो है वो उसको ब्रिजेस को बनाया गया है, जिसमें 15,583 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया गया है। ठीक है, तो ये पुल निर्माण के ऊपर जो है वो बात किया गया है। और आगे यदि हम लोग देखें तो एनएच के पोजीशंस के बारे में जो है वो बात किया गया है, नेशनल हाईवे के बारे में जो है वो बात किया गया है कुल मिलाकर। ठीक है, तो नेशनल हाईवे में यदि हम लोग देखें तो ये बात की गई है कि कुल बिहार में लगभग 6300 किलोमीटर 6300 किलोमीटर जो है वो नेशनल हाईवे जो है वो टोटल उसका लेंथ है ना। ठीक है, और कुल मिलाकर 57 जो है वो राष्ट्रीय उच्चापथ मतलब नेशनल हाईवेज जो है वो हमारे यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग और देखें तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो है वो हमारा, जो अभी NH-27 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है बेसिकली, तो इस NH-27 का भी जो है वो हमें एक्सटेंशन बिहार के 8 जिले से, 8 डिस्ट्रिक्ट से जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी जो है वो चर्चा की गई है इसमें, जिसमें गोपालगंज से स्टार्ट करते हुए, है ना, किशनगंज तक जो है ये एक्सटेंड होता है बेसिकली। ठीक है, किशनगंज तक जो है वो एक्सटेंड होता है। तो ये जो है वो देखा गया। नेक्स्ट जनरेशन हाईवेज, है ना, नेक्स्ट जनरेशन हाईवेज, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेसवेज। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेसवेज। ठीक है, तो ये बात किया गया है कि 4, है ना, कितने, 4, है ना, 4 जो है बेसिकली, है ना, एक्सप्रेसवेज के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है। ठीक है, वो कौन से 4 एक्सप्रेसवे हैं? तो सबसे पहला आपको पता है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे है, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के ऊपर जो है वो चर्चा किया जा रहा है। नेक्स्ट इज गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के ऊपर जो है वो चर्चा किया जा रहा है। थर्ड जो है वो कौन सा है बताइए? पटना पूर्णिया गोरखपुर सिलीगुड़ी रक्सौल, यस, ठीक है, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है। और चौथा जो है वो वाराणसी 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 कोलकाता एक्सप्रेसवे के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये 4 एक्सप्रेसवे के ऊपर जो है काम किया जा रहा है, ताकि लॉजिस्टिक्स को और ही ज्यादा जो है वो क्या कर सकें, तो हम लोग इंप्रूव कर सकें। इसके अलावा और काम क्या किया गया है? तो वायु मतलब एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया है। एयर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में यदि हम चर्चा करें तो लगभग 2011 से अब तक एयर ट्रांसपोर्टेशन 15 टाइम्स बढ़ गया है। ठीक है, हाँ, 15 टाइम्स का इसमें जो है वो इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, 15 गुना जो है वो हमें क्या देखने को मिलता है, तो इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है इसमें 15 टाइम्स। उसके अलावा 13 न्यू जो है वो एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं बिहार में कहीं ना कहीं। ठीक है, 4 जो है वो अभी चालू है। कहाँ कहाँ चालू है? 4। तो एक तो है आपका पटना में,
ठीक है, दूसरा जो है वो आपका गया में है, तीसरा जो है वो आपका दरभंगा में है ना, और चौथा जो है वो आपका कौन सा है, तो पूर्णिया में, जो कि अभी हाल ही में चालू हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा 13 नए एयरपोर्ट्स जो है वो और ज्यादा बनाए जाने की जो है वो बात की गई है। नेक्स्ट इज वाटरवेज। वाटरवेज के ऊपर जो है वो भी फोकस किया गया है। वाटरवेज के ऊपर क्या सब फोकस है, तो लगभग 1200 करोड़ रुपया के पूंजीगत इन्वेस्टमेंट, मतलब एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो पटना में, वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो पटना में, ठीक है, वो बनाए जाने की जो है वो बात की गई है। वाटर मेट्रो, ठीक है, वाटर मेट्रो क्या होता है, तो बेसिकली नौकायान होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो बनाने की बात की गई है। और इसके अलावा हम लोग देखे थे कि सिप, है ना, सिप, ठीक है, कंटेनर, ठीक है, कंटेनर, ठीक है, रिपेयर पॉइंट जो है वो भी पटना में बनाया जाएगा इस बार। ठीक है, रिपेयर टर्मिनल जो है वो पटना में बनाया जाएगा। तो ये कुछ कुछ जो है एक तरह से, है ना, आपका ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में ये सब ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो ये था आपका बेसिकली शुरुआत के जो है वो 6 चैप्टर, है ना, जिसके बारे में हम लोगों ने डेप्थ में डिस्कस किया। इसके अलावा जो 7वां चैप्टर है आपका, है ना, 7वां चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, वो 7वां चैप्टर है आपका ई गवर्नेंस। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग जो है वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे 7 से लेकर 14 तक, क्योंकि ई गवर्नेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसको हम लोग अच्छे से डील करने के लिए प्रयास करेंगे कि उसको हम लोग फ्रेश माइंड से थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करें। ठीक है, क्लियर है? तो अब बताइए कि आप लोगों को इस सब में यदि कुछ इशू है और नहीं है, तो इन सारे चीजों को हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेट करना है अपने आंसर्स में, ताकि हमारा आंसर जो है वो और ही अच्छा और बेहतर जो है वो हो सके। ठीक है, क्लियर है? कुछ पूछना है आप लोगों को तो बताइए, नहीं तो फिर जो है वो इसको एंड करते हैं। तो ये कुछ कुछ जो है वो पॉइंट्स आपको जो है वो ध्यान रखना है। सर लास्ट डेटा रिपीट कर दीजिए। लास्ट डेटा जो है वो हम लोग बेसिकली अभी हम लोग देखें कि एयर जो है वो एयर और वाटरवेज को जो है वो बूस्ट करने के लिए फोकस किया जा रहा है। तो एयरवेज को बूस्ट करने के लिए हम लोग देखें कि अभी जो है वो 12 जो है वो नए एयरपोर्ट जो है वो बन रहे हैं, 4 जो है वो आपके ऑलरेडी जो है वो चालू हैं। और वाटरवेज को बूस्ट करने के लिए 1200 रुपए करोड़ का जो है वो लागत लगाकर पटना में जो है वो वाटर मेट्रो जो है वो शुरुआत किया जा रहा है। और उसके अलावा जो है वो सिप कंटेनर, है ना, रिपेयर डिपो जो है वो पटना में स्टार्ट किया जाएगा। तो ये जो है वो हम लोग देखे थे अभी लास्ट वाले में। तो ये सब डेटा जो है वो याद रखना जरूरी क्यों है, क्योंकि सॉरी 13 एयरपोर्ट, 12 बोल दिए क्या, हाँ खुशी, यस 13 एयरपोर्ट। तो यदि ये सब डेटा हमें याद क्यों रखना है, क्योंकि जब भी हमें अलग अलग कंपोनेंट्स अपने आंसर में लिखना होगा, सपोज कीजिए मैन्युफैक्चरिंग का कोई कंपोनेंट लिखना होगा, या नहीं तो हमें जो है वो कुछ ट्रांसपोर्टेशन का कंपोनेंट लिखना होगा, तो ये सब चीज यदि हम लोग लिखेंगे तो वो अच्छा इंप्रेशन जो है वो क्रिएट करेगा। तो इसमें से इतना सारा चीज नहीं याद रखना है, हर एक सेक्टर में कोई दो तीन चीज आप याद रख लीजिए जो आपको याद रह जाए, और उसको जो है वो अपने आंसर्स में यदि आप इंक्लूड करेंगे तो वो आंसर जो है वो बेस्ट हो जाएगा। जैसे लास्ट टाइम यदि हम लोग एग्जाम्पल लें, एक सेकेंड, दो लास्ट टाइम यदि हम लोग एग्जाम्पल लें, तो पिछले बार जैसे माइग्रेशन का एक क्वेश्चन आया था हमारे पास। तो माइग्रेशन के क्वेश्चन में 5 एक्सप्रेस वे हैं या 4, पिछले इकोनॉमिक सर्वे में 4 जो है वो डिस्कस किया गया था, मतलब जो अभी इकोनॉमिक सर्वे आया है रिसेंट में एक और एक्सप्रेस वे जो है वो ऐड हो गया है। तो आपका इकोनॉमिक सर्वे में जो है वो 4 ही है मेरे हिसाब से, जहां तक मैंने देखा था। एक बार क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, देखें, एक सेकंड देख लेते हैं। हम्म, तो ये सब जो है वो इंटीग्रेट कर, जैसे अभी क्वेश्चन आया था हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो इस क्वेश्चन में पटना पूर्णिया है 6 लेन का, गोरखपुर सिलीगुड़ी है, रक्सौल हल्दिया है, और वाराणसी कोलकाता है। इसी 4 के बारे में डिस्कस किया गया है ना। रूरल डेवलपमेंट, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ये है रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर, पेज नंबर 299 पे है ये। ठीक है, देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो 4 ही है इसमें दिख रहा है। एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं। 200,
ठीक है। पेलोथरा ऑफ डेटा है इसमें, इतना सारा डेटा, यूजलेस डेटा सब भी जो है वो भर दिया गया है इसमें। या, पता नहीं, इसमें तो चार दिख रहा है मुझे, हिंदी वाले में तो चार दिख रहा है। देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो वही है, बाद बाकी देख लीजिएगा, एक और कोई होगा, कोई नहीं, चार भी आप याद याद रखेंगे, उसको आंसर में इंक्लूड कर लेंगे तो हो जाएगा। तो इन सबको जो है, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक माइग्रेशन का क्वेश्चन जो है वो इस बार आया था, ठीक है। तो उस माइग्रेशन के क्वेश्चन में पूछा गया था कि रीजंस क्या क्या हैं। तो आप इस इकोनॉमिक सर्वे में हम लोग देखें कि कैसे लैंड फ्रेगमेंटेशन साइज बहुत कम है, तो उसका आप रेलेवेंस जो है उसमें देख दे सकते हैं। फिर उसके बाद कैसे हमारा जो है वो डिपेंडेंस ऑन सस्टेनेंस एग्रीकल्चर है ना, जैसे राइस वीट और मेज मिलाकर 99% है, तो उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। कैसे जो है वो अभी हमारा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर नहीं हुआ है, एग्रीकल्चर जबकि सबसे ज्यादा लोग जो है वो एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं, तो वो नहीं हुआ है, तो उसका आप चर्चा कर सकते हैं। उसके अलावा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी हम लोग अभी लॉजिस्टिक सपोर्ट में अभी भी हम लोग पीछे चल रहे हैं, उसका हम लोग आप चर्चा कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कुछ है, हेल्थ में है ना, अभी हम लोग आगे देखेंगे। फिर उसके बाद एजुकेशन में, रोड सेफ्टी में, इन सब में, एजुकेशन आई मीन मेडिकल मेडिकल हेल्थ में, तो इन सब में कैसे कैसे जो है वो हम लोग पीछे हैं, इसका इस्तेमाल करके हम लोग एक हॉलिस्टिक आंसर जो है वो उसमें लिख सकते हैं। तो एक ऐसा आंसर जो है वो, है ना, लिखा है मैंने, यदि आप लोग कॉपी देखे होंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे अलग अलग सेक्टर वाइज जो है उसको करके आप लिख सकते हैं, और कौन कौन से स्कीम्स जो है वो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार लेके आई है, तो वो स्कीम्स जो है उसको भी आप सेक्टर वाइज डाइवर्सिफाई करके जो है वो लिख सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है वो अपने आंसर्स में करना है। हर एक सेक्टर में कम से कम दो या तीन चीज जो है वो इंपॉर्टेंट, वो बस याद रख लीजिए, 3 से 4 पेज या 5 पेज में एक 4 पेज में एक नोट्स बना लीजिए, जिसमें सारे चैप्टर्स इंक्लूड हो जाएंगे, और सारे चैप्टर्स में से जो है वो सिर्फ दो या तीन चीज ही आपको ध्यान रखना है, दो से तीन चीज ध्यान रखेंगे तो उससे आपका काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो और कुछ पूछना है तो बताइए, फिर नहीं तो इसको हम लोग खत्म करते हैं, है ना। तो ठीक है, मुझे लगता है कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज्यादा डेटा फैक्ट्स हो गया तो सब लोग बोर भी हो गए, तो इसको हम लोग खत्म करते हैं आज। फिर हम लोग नेक्स्ट जो है वो पार्ट 2 में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, सारे चैप्टर्स को, और सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद फिर जो उसके बाद बजट हो जाएगा, हमारा इकोनॉमिक सर्वे हो जाएगा, तो फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट जो टॉपिक वाइज डिस्कशन है वो स्टार्ट करेंगे, है ना। टॉपिक वाइज में जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के, हमारे बिहार से रिलेटेड, और नेशनल 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 में जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस से लेकर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, है ना, या फिर जो हमारा इन्वायरमेंट होगा, इन सब चीजों पे हम लोग डिस्कस करते हुए टोटल 75 टॉपिक्स को जो है वो 75 to 100 टॉपिक्स को जो है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, ताकि आपका जो है वो करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन जो है वो एक तरह से हॉलिस्टिक हो जाए। और इस सब में से यदि आप 50 to 60% भी यदि अपने आंसर में वहां रेप्लिकेट कर देते हैं विद द चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, तो फिर जो है वो अच्छा हो जाएगा आंसर, है ना। तो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, और भी यदि कुछ इशू होगा तो आप लोग जो है वो सर को मैसेज कर दीजिएगा एक बार, तो उसके ऊपर भी हम लोग जो है वो चर्चा कर लेंगे। जिनका कल इंटरव्यू है या फिर आगे आगे आने वाले वीक में इंटरव्यू है, तो उनको मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छे से परफॉर्म करना है, वहां पर हड़बड़ाना नहीं है, कॉन्फिडेंस हाई रखना है। अच्छा, वन मोर थिंग, समबडी मैसेज मी, कुछ लोगों ने, दो तीन लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि सर आप वहां पर जो है जो ट्रांसक्रिप्ट है उसमें, जबकि वो लखनऊ होना चाहिए था, तो बेसिकली यस दैट वाज लखनऊ ओनली, मैंने लखनऊ ही बोला था, तो मुझे वो वहां पे गोरखपुर निकल गया था, है ना, जो ट्रांसक्रिप्ट है उसमें। तो समबड़ी जो है वो बोल रहे हैं कि सर आप जो है वो गलत बोल गए, वहां पर आपको गलत नहीं बोलना चाहिए था, तो दैट वाज, मैंने लखनऊ ही बोला है, ठीक है। तो ऐसा छोटा छोटा जो है वो कभी कभी हो जाता है, मतलब इन फ्लो मिस्टेक्स जो है वो होते हैं, तो इसको कंटिन्यू करना है, हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, है ना, आप लोग जुड़े, और इसको अच्छे से करते रहना है ना, ऐसे पे एटलीस्ट फोकस करना है, वीक में एक ऐसे, कम से कम एक ऐसे जो है वो आप लोग को लिखते रहना है, ठीक है। एक ऐसे लिखिए, और कोशिश कीजिए कि अलग अलग टॉपिक्स पे ऐसे लिखें, कभी सेक्शन 1 पे लिखें, फिर कभी दूसरे वीक में आप सेक्शन 3 वाले पे लिखिए, क्योंकि सेक्शन 1 सेक्शन 2 जो है वो ऑलमोस्ट एक तरह से मिलता जुलता ही सेक्शन है, तो उसके ऊपर भी आप लोग जो है वो ऐसे खुद से लिखते रहिए, ठीक है। इसको खत्म करते हैं अभी।